के लिए कि उसके ऊपर केस नहीं चल सकता, उसमें आपको नैब जो है वो उस वक्त आपको उस पर एतबार नहीं आ रहा। ये कोई किसी के बाप की जागीर नहीं है पाकिस्तान। अदालत का काम है इंसाफ करना, इक्वल इंसाफ करना, ना कि सियासत करना और सियासत की आड़ में खुद को गवर्नमेंट में इन्वॉल्व करना। सुप्रीम वो चीज होती है जो सफेद करे। मेरे भाई, आप तो गुनाहों की पोटली थे, आपको ड्राई क्लीन करके पाक करके अदालत में जिस पार्लियामेंट ने बिठाया, सुप्रीम पार्लियामेंट हुई, आप नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस्मानी हो या ज़बानी, हमला तो हमला होता है। पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान की ज़बान दराजी अदलिया के ऊपर फिजिकल नहीं तो मेंटल असॉल्ट है। वेलकम टू HPM विद फरिया इद्रीस। ज्यादा दूर की बात नहीं, पाकिस्तान में सिर्फ चंद साल पहले तक ये हाल था कि एक फौजी डिक्टेटर बड़े धड़ल्ले से हुकूमत करा, जबकि मुल्क की दीगर जमातें और खासकर दो बड़ी जमातों की क़यादत मुल्क में थी नहीं बल्कि मुल्क से बाहर बैठी थी और अवामी फौजी डिक्टेटर के रहमो करम पर ही थे। हर तरफ एक हू का आलम था। इस सन्नाटे में एक बगावत की आवाज बुलंद हुई। सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक ऐसी तहरीक चल पड़ी नाजरीन, जो आमरीत के खात्मे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की वतन वापसी की नवीद बनी और मुल्क में जमहूरियत के आने का बाइस भी बनी। बगावत की आवाज ना तो इसका आगाज में नवाज शरीफ पे क्रेडिट ले सकते हैं और ना ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। ये आवाज उठाई थी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने। और फिर अदलिया को लगता है कि दोबारा एक आजमाइश का सामना है और बदकिस्मती से इस बार अदलिया के मुकाबिल कोई फौजी डिक्टेटर नहीं बल्कि एक जमहूरी हुकूमत है। हुकूमत अदलिया के फैसलों पर अमल करने के बजाय अदालत से महाजराई पर उतरी हुई है। वजीर आजम को तौहीन अदालत का नोटिस मिलने पर हुकूमत के रहनुमा अदलिया के मुतालिक क्या फरमाते हैं, जरा देखिए। इसको अना का मसला बना के जिस तरह जमहूरी वजीर आजमों के खिलाफ ये साजिशें की जा रही है, जमहूरियत के खिलाफ है ये साजिश, मैं समझता हूँ, और ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश को हम नाकाम करेंगे। मेरे ख्याल में आप और मैं इस वक्त तक इंतजार करें कि उसका मंतकी अंजाम क्या होता है, उससे पहले कोई रिमार्क्स देना मुनासिब नहीं है। शहबाज शरीफ की हुकूमत स्टे पे चल रही है, उसके लिए कुछ नहीं है। और हमारी अगर बात आती है तो ये फ़ौरन पता नहीं क्या हो जाता है कि भाई हमारे खिलाफ अहकाम जारी किए जाते हैं। वो जिस तरीके से तौहीन कर रहे हैं 18 करोड़ अवाम की, वो मैं समझती हूँ नाकाबिले माफ़ी भी है और मजम्मत जोगी भी है। ये तो मेंबर्स की बड़ी मेहरबानी है, मैं कह रही हूँ, जो खामोश है। अदालत का काम है इंसाफ करना, इक्वल इंसाफ करना, ना कि सियासत करना और सियासत की आड़ में खुद को गवर्नमेंट में इन्वॉल्व करना। हुकूमत तमाम तदबीरें आजमा चुकी, हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, मगर सुप्रीम कोर्ट खत लिखने के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। इसीलिए लगता है कि हुकूमत ने दूसरे वजीर आजम को घर भेजने के बजाय अदलिया से टकराने का फैसला कर लिया है। हुकूमत के ऐवानों में मंसूबे तैयार हो चुके हैं। अदलिया के खिलाफ मुहिम जोरों पर है, इल्जामात की भरमार है और इतनी भरमार है कि झूठ और सच को इस तरीके से मिक्सअप कर दिया गया है कि अवाम जान ही ना सके कि हकीकत क्या है और फसाना क्या। अदलिया के साथ अब होने क्या वाला है, इसका इंकशाफ कल हमारे ही प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के सेनेटर फैसल रजा आब्दी ने किया। जरा देखिए। लेकिन सवाल ये कि अगर चीफ जस्टिस इसमें शामिल होते खुदा अवाम इंशाल्लाह ईद के बाद अवाम बताएगी, देखना आप मुझे बताओ। मैं बता रहा हूँ यहाँ बैठ के, ईद के बाद अवाम बताएगी क्या करें, क्या देखना इसको लाए कैसे थे, क्या आप कैसे लाए थे? आप धमकी दे रहे हैं। उस वक्त आपने डोगर को धमकी दी थी ना, तहरीके चलवा के आपने भी धमकी दी है। अगर वो ये रिवायतें आप लोगों ने कायम की है, हम आपके सुन्नत पे अमल करेंगे अपने मीडिया भाइयों की। अब सूरत हाल ये है कि ज़बानी इल्जामात के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक अमली मुहिम चलने वाली है और अगर नहीं है तो ऐलान करके किस तरीके की तरफ इशारा किया जा रहा है, मगर मामला कहां तक पहुंच जाएंगे इसका इल्म तहरीक का मंसूबा बनाने
एनआरकी की तरफ लेकर जाया जा रहा है, या जैसा कि हमें ऑफ रिकॉर्ड बताया जाता है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो खुदकुशी करे, उसको घर भेजा जाए ताकि कोई चीज ऐसी हो जिसको लेकर वो आवाम के पास जा सके। इस पर बात करेंगे। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू शर्मिला फारूकी साहिबा, मशीर वजीर आला सिंध। हमें ज्वाइन करेंगे राना सनाउल्लाह साहब, वजीर कानून पंजाब। मेरे इस्लामाबाद स्टूडियो में फौजिया कसूरी साहिबा, रहनुमा तहरीक इंसाफ, एंड जावेद सिद्दीक साहब, रेजिडेंट एडिटर नवाए वक्त। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। खासकर आपने जावेद साहब कल ही आर्टिकल लिखा है, ये तो फिल्म का ट्रेलर है, यानी कल वो मेरे प्रोग्राम में कह के जाते हैं कि हम लोग अब एक तहरीक चलाएंगे लॉन्ग मार्च के तरीके से, जैसे लेकर आए थे अब इनको घर भिजवाएंगे। ये वही बैकग्राउंड में आप ये भी देखें कि वो डोगर कोर्ट्स की बात गश्त भी है। तो क्या अब ये वाकई सिर्फ ट्रेलर दिखाया जा रहा है, आगे क्या होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि इन्होंने ये जो फैसल रज़ा अब्दी है, इन्होंने आपके प्रोग्राम में भी कहा, उससे पहले भी ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरीट में बैठ के, और इन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस के ऊपर इन्होंने बराह रास्त हमला किया। मुझे ये लगता है कि अब ये जो लड़ाई है हुकूमत और अदलिया की एक फैसला कुन मोड़ पे आ गई है, और ये चाहते हैं कि अब चीफ जस्टिस अगर हमारा दूसरा प्राइम मिनिस्टर जो है उसको घर भेजेगा तो हम उसके ऊपर एक काउंटर अटैक करेंगे। उसके लिए ये सारी हिकमत अमली जो है बनाई गई है। आपने देखा फैसल रज़ा अब्दी के अलावा वहाँ पे शर्जील मेमन साहब जो है सिंध असम्बली में, उन्होंने बहुत सी बातें की, और भी बहुत से लोग जो बोले हैं, और वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं, वो उनकी वन साइडेड सारी इंसाफ की जो पूरी प्रोसेस है वन साइडेड है। वो कहते हैं कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया, उनके केसेस पे कोई फ़ैसला नहीं हो रहा, और हमें टारगेट किया जा रहा है। तो एक तरह से उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि हम इसको इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाएंगे बल्कि बना लिया है कि, और ये आपने अपने आर्टिकल में लिखा है, ये बता रहे हैं कि 1 महीना पहले डिसाइड हो गया था, एंड नाउ दे आर इम्प्लीमेंटिंग जो उन्होंने डिसाइड किया। राना सनाउल्लाह साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। फैसल रज़ा अब्दी साहब क्योंकि इस वक्त सिपा सलार ही बने हुए हैं इस पूरी मुहिम का, तो वो ये कहते हैं, जो बड़ा इल्जाम लगाते हैं कि नवाज शरीफ की 6 अरब की करप्शन नजर नहीं आती सुप्रीम कोर्ट को, हमारे केसेस नजर आते हैं। वो 6 अरब की बात करें या वो 600 अरब की बात करें, जो उनका बात करने का तरीक़ाकार है और जिस तरह से वो शाउट करते हैं, मैंने कल आपका प्रोग्राम जो है वो देखा है, मैं समझता हूँ कि उसके बाद कोई भी ज़ई शऊर आदमी जो है उनकी बातों के ऊपर यानी तवज्जो देना या उन्हें दुरुस्त समझना जो है वो बिल्कुल जो है वो किसी के भी जो है वो ख्याल में नहीं है। और हर आदमी ये समझता है कि इस आदमी को इसलिए छोड़ दिया गया है कि ये शाउट करे, और इसीलिए उन्होंने फैसल रज़ा अब्दी साहब का पटा खोल के तो इनको फ्री कर दिया है, ख़ुद को अपने इससे डिसोसिएट कर लिया है, और तसर ये दिया है कि जी ये आदमी जो है ये हमारा बागी है, हमारा इससे कोई तल्लुक नहीं है। राना साहब, आप एग्री करें जावेद साहब की बात से कि ये इलेक्शन की स्ट्रेटजी है, पर्पसफुल है, पर्पसफुल है, इस पर्पस के तहत उन्होंने ये सारा कुछ किया है, डिस्टेंस किया है खुद, और फैसल रज़ा अब्दी साहब को ये बाकायदा जिम्मेदारी सौंपी है कि भाई आपने इस तरह से शाउट करना है अपोजिशन के ऊपर, और आपने इस तरह से शाउट करना है चीफ जस्टिस के ऊपर। शर्मिला फारूकी साहिबा, बड़े आला इदारे के ऊपर, बड़ी आला शख्सियत के ऊपर, पहले शौकत बसरा ने हारूनाबाद में लॉन्ग मार्च करने का कहा, और आप कल यही धमकी फैसल रज़ा अब्दी साहब दे रहे हैं। क्या आपकी जमात ने अब ठान ली है कि मुल्क के सबसे बड़े इदारे को, एक बहुत बड़े इदारे को आप टारगेट करें? पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है, और उसमें से अगर कोई 1 या 2 या 3 या 4 शख्स उठ के कुछ बातें करते हैं और अपनी जाती हैसियत में करते हैं तो उनके जवाब दे 1 2 3 4 मुसलसल ये बातें इस तासुर से बाहर निकल आए कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोग बात कर रहे हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट एनालिस्ट को देखें जो बड़े रिस्पेक्टेड हैं, एतजाज एहसन को ले लें, वो तो चीफ जस्टिस साहब की गाड़ी चलाते थे, उन्होंने उस दिन बीबीसी को क्या कहा कि जी अब ये अदलिया जो है ये आइन से भी बालातर हो गई है, उससे भी सुप्रीम हो गई है। इंटरनेशनल अगर आप मीडिया को उठाएं, आर्टिकल उठाओ, मैं आपको एक लंबी फहरिस्त दे सकती हूँ फरीहा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अदालतें अपने अख्तियारात से तजावुज़ कर रही हैं, जुडिशल रिस्ट्रेंट की बातें की जा रही हैं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जजेस बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल जूरिस्ट बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ के लोकल अखबारात के ओपेड्स उठा के देखें,
उसके अंदर ये गुफ्तगू हो रही है, सोशल मीडिया के अंदर गुफ्तगू हो रही है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी आई विश कि आप इंडिपेंडेंट एनालिस्ट को और इंटरनेशनल ओपेक्स को सब में संजीदगी से लें जब वो आपकी हुकूमत की करप्शन की बात करते हैं, जब वो आपकी हुकूमत की मिस गवर्नेंस की बात करते हैं। मेरा सवाल सुने, सवाल सुने मैडम, जहाँ हमारी सवाल ये है कि क्या इंटरनेशनल ओपेक्स की बेसिस पर आपकी पार्टी के लोग लॉन्ग मार्च की धमकी दे सकते हैं एक मुल्क के अजीम इदारे के खिलाफ? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं जी, जो कि हुआ हम किसी इदारे के खिलाफ, हम किसी इदारे के खिलाफ जो पाकिस्तानी के एक जमहूरी हुकूमत में काम कर रहे हैं और आइन के तहत काम कर रहे हैं, हम किसी इदारे के खिलाफ लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, ना ही हम इदारों में तसादुम चाहते हैं। लेकिन फरिया, एक चीज आप प्लीज रियलाइज कीजिए कि जहां हुकूमत पे भी उंगलियां उठती हैं, हुकूमत की भी लानत मलामत होती है, जहां आप हुकूमत की करप्शन की बातें आती हैं, आप टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के प्रोग्राम्स करते हैं, अगर एक मुकदमा है, अगर एक शख्स मलिक रियाज, एक शख्स अरसलान इफ्तिखार पे इल्जाम लगाता है और वो मुकदमा चल रहा है, तो उस पर बातें तो होंगी। आप लोगों ने भी प्रोग्राम्स उसके ऊपर किए हैं। अगर फैसल आबदी कुछ बातें करते हैं, वो तो कह रहे हैं ना इस अदलिया को कि मुझे बुलाएं, मुझसे पूछे तो क्यों नहीं बुलाती अदलिया। यहाँ पर अतीका ओडो के ऊपर सू मोटो हो जाता है, पंजाब में समोसों के पैसों के ऊपर सू मोटो हो जाता है, तो बुला लें भाई, आप भी तो पूछ लें उसका। अरसलान इफ्तिखार में भी इंसिडेंटली सू मोटो ही लिया गया है, कोई वहां पे जाके केस रजिस्टर नहीं हुआ, कोई चीफ जस्टिस नहीं लिया एक्शन उसके ऊपर। रेंटल पावर प्लांट से भी सू मोटो हुआ है, हज स्कैंडल पे भी सू मोटो हुआ है, तो अब ये फिर फैसला हो जाए ना अदालतों में, एक बार हो जाए फैसला। क्या फैसला हो जाए, किस बात का फैसला हो जाए? हुकूमत तो किसी को जजा और सजा नहीं दे सकती ना। देखिए बात ये, और ना ही सुप्रीम कोर्ट वो इदारा है जो इन्वेस्टिगेशन करे। अब आपको पसंद नहीं है नैब, आप कहते हैं जी नैब जो है वो बायस है, हम कहते हैं जी अदलिया बायस है, वो कहते हैं हुकूमत काम नहीं कर रही, आप कहती हैं हुकूमत करप्ट है। अब ये तो, इससे तो मामला हल नहीं होगा ना, इससे मामला हल नहीं होगा। ठीक, मुझे हर इदारा अपना काम एक तरीके कार से करे, जो कि इस वक्त माजरत के साथ नहीं हो रहा। माजरत के साथ उस इदारे ने आपको डायरेक्ट किया था कि आप एक खत लिख दें। मेंबर्स, एक्सक्यूज मी, उस इदारे ने अपने ही मैंडेट के अंदर, अपने ही पावर के अंदर आपको डायरेक्ट किया था कि आप लोग खत लिख दें। आप लोग नहीं लिख रहे खत, आप दूसरे इदारे पे इल्जाम कैसे लगा रहे हैं? एक सेकेंड ना, फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था, फेडरल गवर्नमेंट से बाहर निकल के वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर पे पहुंच गए। यही हमने अभी रिव्यू पिटीशन फाइल करी है 12 जुलाई में। एंड प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इन द फेडरल गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट मींस एंटायर कैबिनेट। He is the head of the ship. He is the captain of the ship. But there is an entire federal cabinet. So he is responsible now for Jamila Sahiba. तो responsibility उनके ऊपर ही है. Federal cabinet should be answerable. और मैं एक चीज आपको Prime Minister is not the part of the government, but he is the head of the government. He is the head of the government. राणा साहब एक सेकंड मुझे जरा गुफ्तगू करने दीजिए। देखिए बात ये है कि जब आप एनआरओ इम्प्लीमेंटेशन की बात करती हैं फरिया, आप और मैंने इससे पहले भी, हम पिछले 4 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, और खास तौर पे जब से एनआरओ का कलअदम करार दिया गया है, 8420 उसमें मुकदमात हैं। मुझे आप ये बता दें कि कितने लोगों को आपने अदालतों में मुकदमे भुगतते हुए देखा है? कितने लोग? पीपल्स पार्टी के 4-5 बंदे, उसके अलावा मुझे कोई एक बंदा और बताते हैं उससे हटके। तो वो भी आपकी रिस्पांसिबिलिटी है ना मुकदमे खुलवाना। जी हमारे मुकदमों को बुलाएं। सुने, सिर्फ पैरा 177 और 178 पे ना बुलाएं, पूरे पे पूछे ना। वो कह रही है हमसे पूरे में पूछे, सिर्फ एक मुकदमे के ऊपर नहीं पूछे। फौजी कसोई साहिबा, पर ये देखिए ऐसी बात नहीं है। मुकदमे, जी फौजी साहिबा जी देखिए, मैं अभी कुछ और कहना चाह रही थी, मगर अब ये मुकदमे की बात आ गई तो इनको तो ये बात नहीं कहनी चाहिए मेरे ख्याल में, बिकॉज इनके ऊपर तो खुद एक रेफरेंस फाइल किया हुआ था हबीब अब्दुल्ला साहब ने, आज तक उसकी हियरिंग नहीं हुई है। तो ये थोड़ी, अब क्या कोर्ट इनको फेवर कर रहा है? नहीं, फेवर नहीं कर रहा। शर्जील मेमन साहब के पास 8 महीने से उनके ऊपर एक रेफरेंस फाइल हुआ है। खैर वो तौहीन अदालत का, उनकी हियरिंग नहीं हुई। मैं ये कहना चाह रही हूँ फरिया, देखिए कानून जो होता है ना, वो किसी भी माशरे
का जो कानून इम्प्लीमेंट करने वाले इदारे होते हैं, जो कि कोर्ट्स होते हैं, वो बहुत एक सुप्रीम हैसियत रखते हैं किसी भी माशरे के अंदर, सिविलाइज्ड माशरे में। और कानून से डरते कौन लोग हैं? मुजरिम। जो शहरी हैं वो तो चाहते हैं कि उनको कानून का तहफ़्फ़ुज़ मिले, कि कानून इतना बालादस्त हो और हमारे अदलिया और हमारे कोर्ट्स के पास वो पावर्स हो जिनसे कि कौम को इंसाफ मिल सके। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पहले दिन से जो इन्होंने कॉन्फ्रेंट्रेशन की है इस इदारे के साथ, वो इनके तमाम विद द पैसेज ऑफ टाइम, कभी बाबर अवान थे, कभी ये आबदी साहब हैं, कभी कोई और हैं, कभी कोई और, ये सब लोग इसकी तौहीन कर रहे हैं अदालत की, थ्रू आउट कर रहे हैं और थ्रू आउट ये थ्रेटन कर रहे हैं उस सिस्टम को। एक सिर्फ पाकिस्तान का वाहिद इदारा ऐसा है आज जो कि नजर आता है कि ये कुछ काम कर रहा है, कि ये कुछ इंसाफ लोगों को फराहम करने की कोशिश कर रहा है। जमहूरी हुकूमतों का काम होता है कि वो ऐसे इदारों को, कानून वाले इदारों को मजबूत करें, ना कि उनको कमजोर करें और उनको कन्फ्रंट करें और आप उनको इतना वीक कर दें कि जो गैर जमहूरी फोर्सेज हैं वो फिर आके टेक ओवर कर लें। पहला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग था शर्मिला साहबा, मैं राना साहब से भी इससे बात करूंगी। आप लोग बार बार इल्जाम ये लगाते हैं कि आपके मुकदमे खुलते हैं, उन्होंने 2 मुकदमे तो उन्होंने बता दिए, रहमान मलिक साहब के ऊपर भी लिया था इसका तौहीन अदालत का, उसकी भी अभी तक हेयरिंग नहीं हुई, तो फिर ये अब आपको फेवर मिलता है। अभी आपको बताती हूँ, मलिक रियाज के मुकदमे का आपने जिक्र किया, मलिक रियाज ने एप्लीकेशन दायर की थी कि मेरे साथ बाकी मुकदमों में इस मुकदमे का असर ना हो, उसको सुन लिया फौरन। तो तब आप लोगों को नजर नहीं आया कि कौन सा मुकदमा पहले सुना जा रहा है, कौन सा बाद में सुना जा रहा है? अपने एक मुकदमे की बड़ी फिक्र है आपको। देखिए, मेरा ख्याल है कि फौजी कसूरी साहिबा अपडेटेड बिल्कुल भी नहीं, हम सबके मुकदमे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पीपल्स पार्टी के 99% लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पिटीशन फाइल हुई हुई है और उनकी सबकी हेयरिंग होती है, लगती है, कभी खबर लगती है कभी नहीं लगती है। जब बड़ी बड़ी खबरें लगती हैं प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन की, तो हम जैसे बेचारे मासूम लोगों की खबरें दब जाती हैं, सबकी लगती हैं, फिक्र की बात नहीं है। असगर खान पिटीशन लगी है 17 साल बाद, उसमें आज तक आए बाएं शाएं और ये मैडम हेयरिंग हो रही है ना, उसकी हेयरिंग नहीं होती उसकी, 17 साल बाद हुई है ना, 17 साल बाद हुई है ना। मुझे एक बात बताइए अदलिया, मुझे एक बात बताइए फरिया, कि आप सुन लेना, मुझे आपने बात करने की बताया तो मुझे जवाब देने दीजिए ना कि ये अदलिया अब आई है, पिछले सालों को नहीं ऐड कर लीजिए। सर मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी के लोगों पे मुकदमे चलाने के अलावा भी तो अदलिया का और काम है ना, जो पूरे मुल्क में मुकदमात लगे, जो आएगा कि उसको सुनेंगे वो। प्लीज प्लीज फौजिया बीबी मुझे बात करने दीजिए, अलाउ मी टू कंप्लीट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जी अच्छा फरिया बीबी बात, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा माजरत के साथ। देखिए बात यह है कि इस मुल्क की अदालतों में मैजिस्ट्रेट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लाखों मुकदमात लगे हुए हैं। ये उन्हीं लोगों के हैं जो सड़कों पे आपके और मेरे साथ निकले थे इस अदलिया की, आजाद अदलिया की बहाली में। ठीक, उनके मुकदमात नहीं लग रहे। देखिए, जस्टिस शुड हैव बीन सीन टू हैव बीन डिलीवर्ड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज आपका जज सिस्टम क्यों इतना मजबूत होता जा रहा है? फॉर्मल जस्टिस सिस्टम हैज फेल्ड टू डिलीवर। लोग झिड़के के पास जाते हैं, भाई जल्दी फैसला हो जाता है, खर्चा कम होता है और तारीख भी लग जाती है। आप लोअर कोर्ट्स की बात कर रही हैं, मेरे सिविल फरिया सुन ले, मेरे सिंध हाई कोर्ट में सिविल सूट लगा हुआ है, मेरे जमीन पे कब्जा हुआ है, आज 8 साल हो गए उसकी हियरिंग नहीं आती। मैं हर हफ्ते एप्लीकेशन देती हूँ, खुदारा सुन ले, खुदारा सुन ले, खुदा 8 साल हो गए नहीं लगती है। आप उसको फॉलो करिए। ये लोअर कोर्ट्स का मसला अपनी जगह, लेकिन फरिया एक सेकंड मेरी बात सुने। ये चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के अपने स्टेटमेंट है कि लोअर जुडिशरी के अंदर मसलेहत है, करप्शन है, हमें खत्म करना है। तो अगर मैं ये कहूं कि चौधरी साहब की बहाली के बाद आज 3 साल बाद भी अगर अदलिया अपना काम नहीं करे तो उसका जिम्मेदार कौन है? चीजों को जी राना सनाउल्लाह साहब, ये बात तो बाहर कही जाती है। इनको क्लियर करने दें, मुझे बताएं कौन से मुकदमे आपके हैं जो नहीं खुलते, जरा बता दें। देखिए फ्रीहा मामला ये है कि इस वक्त यानी पीपल्स पार्टी का पूरा जोर इस बात पे है कि कौम को जो है वो कंफ्यूज किया जाए और इस कंफ्यूजन में जो है वो स्पेस हासिल की जाए। ये जो यानी शर्मिला फारूकी साहबा जो बात कर रही है ना लोअर जुडिशरी की,
वो जिस करप्शन की बात कर रही है, ये करप्शन तमाम डिपार्टमेंट्स में है, ये अकेली जो है वो जुडिशरी में नहीं है। और दूसरा, उन मुकदमात का और जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात हैं, इनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो यानी माबैन फ्रीकैन जो प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान मुकदमात हैं, उनकी नवीयत और है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो अमल जो कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जेक्टिव की जिम्मेदारी है, मकनना की जिम्मेदारी है या दूसरे अदारों की जिम्मेदारी है, अगर वो अदारे उस आइनी अमल को ना करें तो सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार आइन देता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस बारे में डायरेक्शन जारी कर सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमारी हिस्ट्री में जिन्हें जिक्र करना चाहिए, और पिछले कुछ 2 सालों में, मगर सब पे कैन चूज करके क्या हम अपनी आवाम को बिल्कुल ही कंफ्यूज कर रहे हैं, और एक और इस तरह की कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। एक तरफ फैसल रज़ाअब्दी और सुप्रीम कोर्ट बार की साबिक सदर आसमा जहांगीर साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, उन्होंने भी ये कहा है, इल्ज़ाम लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट अरसलान इफ्तिखार केस में जानिबदारी से काम ले रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वजाहती बयान आया है जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर अरसलान केस में हुक्म इम्तनाई के हवाले से तासुर बेबुनियाद और गुमराह कुन है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि लग रहा है कि मैलिफाइड इंटेंशन है। हकीकी सूरत हाल ये है कि जब अटॉर्नी जनरल नैब और मुश्तरका तहकीकाती टीम को मलिक रियाज हुसैन के हक में जानिबदार करार दिया गया है उनकी तरफ से, इसलिए 21 जुलाई 2012 को अदालत में जो CCTV फुटेज दिखाई गई थी उसमें साफ नजर आ रहा था कि उनका एक मेंबर फैसल बशीर मेमन मलिक रियाज के बहुत करीब है। मुझे ये भी पता चला कि कैमरा 1, 2, 3 और 6 की तरफ से जो फुटेज आई उन सब में इस किस्म की फुटेज है जहां पे नजर आ रहा है कि फैसल बशीर मेमन साहब कभी मलिक रियाज साहब को पानी दे रहे हैं, कभी उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो जब इतना क्लियर कट नजर आ जाती है मैलिफाइड इंटेंशन, तो जाहिर है इंक्वायरी को रोका जाएगा। मगर सवाल ये है कि इंक्वायरी दोबारा कब शुरू होगी, और हमें उम्मीद है कि जिस वक्त ये तासुर ज़ायल हो जाए कि फैसल बशीर मेमन अपने आप को क्लियर करवा ले या उनकी जगह किसी और को ले जाए, तो दोबारा ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। वक्फे के बाद मज़ीद बात होगी। कीप वॉचिंग 8 PM वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि क्या इस वक्त अदलिया के बारे में भी ये गुमान है कि वहां पे पिक एंड चूज हो रहा है, या हुकूमत पिक एंड चूज करके ऐसे मामला सामने ला रही है कि अदलिया की तरफ से लोगों को बदगुमान कर रही है। जावेद साहब मुझे बताएगा आपके आर्टिकल के हवाले से भी, वैसे भी जनरली क्या वाकई ये तासुर है, क्योंकि एतजाज अहसन साहब का बयान काफी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं क्लियर कट इम्यूनिटी है, तो फिर क्यों शोर मचा रही है अदलिया? देखिए, इन्होंने शुरू में ही जब ये केस चला स्विस कोर्ट्स का, ये ख़त लिखने का इशू जो है, इन्होंने ये स्टांस लिया। उस वक्त ये इनको एडवाइस की गई, जो भी लीगल एडवाइजर्स थे, कि जी सर आपको तो इम्यूनिटी हासिल है, ख़त नहीं लिखा जा सकता। और दे आर स्टिकिंग टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू टिल दिस डे कि नहीं जी हम ख़त नहीं लिखना। एक प्राइम मिनिस्टर इन्होंने कुर्बान कर दिया, अब दूसरा प्राइम मिनिस्टर जो है उस पर बात आ रही है कि ख़त आप लिखें। सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी ऑर्डर किया हुआ है कि आप लिखें, वो नहीं लिख रहे। और दूसरे प्राइम मिनिस्टर को सेक्रीफाइस करने से पहले वो अब खुल के चीफ जस्टिस के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, उनको डिसक्रेडिट करना चाहते हैं। एक और इसमें एलिमेंट क्या है कि पिछले 4 साल में पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर रही है। आप लोड शेडिंग के हवाले से देखें, आप करप्शन के केसेस देखें, आप और किसी भी फ्रंट पे देखें, दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। कराची में क्या हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि जब उनका अब इख्तिताम है इनका, देयर इज एन एंड गेम नाउ। अब इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन जो है वो अगर 4 माह 6 माह में नहीं हुए, 7-8 महीने में होंगे, तो इनका टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म है। लेकिन ये चाहते हैं कि अवाम में जाकर हम ये कहें कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं करने दिया, हमें इंगेज रखा। हमारा सारा फोकस जो है वो स्विस अदालतों पे और अदालतों पे कटहरे में खड़े हमने गुजार दिया है, इसलिए हमें काम नहीं करने दिया गया। तो दे आर स्केयर्ड ऑफ द फैक्ट, so they are asking for it. Exactly. वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ ये हो और हम एक लड़ाई झगड़ा खड़ा करें सुप्रीम कोर्ट के साथ, अवाम में चले जाए और उन्हें ये कहे कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम किया है, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सके, लोड शेडिंग नहीं ख़त्म कर सके, हम लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव नहीं कर सके, इकॉनमी ख़राब हुई है, इसलिए हमारा सारा फोकस जो है अदालतों ने इस तरफ लगाया हुआ था। हमारे पास टाइम ही नहीं था, हमारे पास स्पेस नहीं थी कि हम लोगों के लिए कुछ काम करते। तो इस स्ट्रेटजी का एक हिस्सा ये भी है
कि आखिर में जब लोगों के पास जाएंगे तो सारा जो ब्लेम है वो हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रखते हैं। साहब आपने सुन ली जावेद साहब की बात, मगर अभी आसिया जहांगीर साहब को दोबारा कोट करूंगी, वो कहती हैं कि अगर अरसलान इफ्तिखार केस में मोहलत मिलती है तो वजीर आजम केस में मोहलत क्यों नहीं मिलती? देखिए, बात यह है कि अरसलान इफ्तिखार का जो केस है उसमें कोई शक नहीं कि अरसलान इफ्तिखार जो है वो नोबॉडी, उसका तो यानी मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत नहीं है। और ये जो सारा जाला जो है ये साजिश हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ अरसलान इफ्तिखार के थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हिट करने या उसको टारगेट करने के लिए जो है वो की गई है। तो समबडी हो गया ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट राना साहब, जब आपने खुद ही कह दिया चीफ जस्टिस साहब कर लिया उसने, चीफ जस्टिस का बेटा होना मेक्स हिम समबडी। लेकिन फ्रीहा बात यह है कि अरसलान जो है वो कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है कि वो चीफ जस्टिस जो है वो हर वक्त उसको उंगली पकड़ के चलाते हैं। वो 34-35 साल का बालग शादीशुदा शख्स है, वो अपना कारोबार करता है और जिस फर्द ने उसे ओबलाइज किया है यानी मुबैना तौर पे और फेवर लेने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वो खुद ऑन रिकॉर्ड है कि मुझे कोई फेवर नहीं मिली और हर केस जो है वो मेरिट पे ही डिसाइड हुआ है और वो खुद कहता है कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अब भी इंसाफ की जो है वो तवक्को है। तो अब बात यह है कि अरसलान इफ्तिखार के केस की जो तफ्तीश है या इंक्वायरी जो है वो बिल्कुल यानी उस बयार पे होनी चाहिए कि उसमें किसी किस्म का बायस या किसी किस्म की जो जो है वो यानी शक व शुबे का गुमान नहीं होना चाहिए। बाकी जो बात अभी हुई है कि यानी पीपल्स पार्टी की ये स्ट्रेटजी है, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। पीपल्स पार्टी चाहती ये है कि उनकी बैड गवर्नेंस और करप्शन का जो शोर है, अदलिया के साथ लड़ाई का शोर जो है वो उस शोर को प्रीवेल कर जाए और अगला इलेक्शन जो है वो अदलिया के साथ जो हमारी जंग हो रही है और जो ये शोर शराबा हो, तो इसमें से है जो अपनी पॉलिटिकल जो है वो बात हम निकालें और इस तरह से हम जो अगले इलेक्शन में जाएं और बैड गवर्नेंस और करप्शन का शोर जो है वो पीछे रह जाए। ये उनकी स्ट्रेटजी है, ये उनका पॉलिटिकल फैसला है, इसके मुताबिक वो यानी वो आगे जा रहे हैं। बाकी ये मैं समझता हूँ कि मुतहर्रक मीडिया, आज़ाद अदलिया और लोगों का शऊर है कि क्या वो इस बात से कंफ्यूज होते हैं या वो एक जो है वो बड़ा वाज़ेह फैसला देते हैं। शमीला फारूकी साहब, आप मुझे बताएं, इलेक्शन तो अब आप लोग कहते हैं कि बिल्कुल आए चाहते हैं, कमरजमान काया साहब भी कह चुके हैं, सदर साहब ने तैयारी कह दिया। इलेक्शन की कैंपेन क्या होगी आप लोगों की? क्या आप लोग अपनी परफॉर्मेंस लेकर जाएंगे या जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब और जावेद साहब कह रहे हैं, आप लोग ये समझते हैं, वो तो कह रहे हैं ना इलेक्शन कैंपेन होगी, मगर क्या आप लोग वाकई ये समझते हैं कि अदलिया ने आपको काम नहीं करने दिया? देखिए फरीहा, मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाहूंगी कि पीपल्स पार्टी को एक तरफ रखिए। आप एक पढ़ी लिखी खातून हैं, आप खुद भी लिखती हैं अखबारात में, आपके सामने बहुत सारी चीजें आई हैं, आप पढ़ती हैं अखबारात, आप मिलती हैं लोगों से। आप मुझे बताइए, क्या इस वक्त वो 100% वोट जो एक वक्त जुडिशरी के लिए था कि जी एक कॉल पे हर कोई लब्बैक कहता था कि जनाब अदलिया अदलिया आजाद अदलिया, क्या आज डिवाइडेड ओपिनियंस नहीं है? पीपल्स पार्टी को छोड़ दे ना, पीपल्स पार्टी मुझे छोड़ दे, हम बायस्ड हैं, हम तो बुरे लोग हैं, हमने अदलिया को गालियां देनी है, आपने तो ये फैसला कर लिया है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, दीगर जमातों के हैं, नाम कोर्ट में सम एग्जाम जी, किसकी बात कर रही हैं आप? आपने एक आसमा जहांगीर साहब का नाम ले लिया। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आप लोगों को लें, आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट को लें, आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो साबिक जज साहबान जस्टिस तारिक महमूद से पूछें, असमा जहांगीर से पूछें, एतजाज हसन, ये वो लोग हैं जो हमारे साथ, ये हम पे भी तनकीद करते हैं, एतजाज हसन पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद करते हैं, उसके नुमाइंदा होने के बावजूद। असमा जहांगीर साहबा, आई डोंट थिंक एनीबडी शुड पॉइंट अ फिंगर ऑन हर क्रेडिबिलिटी। जस्टिस तारिक महमूद साहब रिटायर्ड जज हैं, ये तीन ना आप बुला लें उनको अपने शो से और उनसे पूछ लीजिए, ज्यादा वोकल है, ये हमसे ज्यादा और माजरत के साथ हम अगले इलेक्शन अपने मंशूर दूसरे को भी मौका दें बोलने का। ये बातें करते हुए अच्छे नहीं लग रहे जी। अदलिया पे हमला इन्होंने किया था, हमारे वजीर आजम को बुलाया 3 दफा, वो 3
दफा चल के बुलाया, इन्होंने अदलिया में घुस के सुप्रीम कोर्ट के जजों को मारा पीटा। अच्छा देखें, द थिंग इज कि ये जिन लोगों के नाम ले रही हैं, ठीक है, बेशक बहुत अच्छे, जैसे एतजाज एहसन साहब को कहा कि जी वो न्यूट्रल नहीं है। वो किसी जमाने में होते थे तो उनकी अहमियत थी उनकी बात करने की। अब जो वो कहते हैं वो बहुत बायस्ड ओपिनियन है, वो कहां से न्यूट्रल हो गए? वो तो इस केस के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे थे वजीर आजम को और वो केस हारे और तमाम दुनिया के सामने वो वजीर आजम भी रुखसत कर दिए गए। अच्छा, दूसरे इन्होंने कहा कि जी लोगों की ओपिनियन लें। अच्छा चले, ये जिस ओपिनियन की बात कर रही हैं, एटलीस्ट पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है और इनके इत्तेहादियों के साथ जो इनकी कोएलिशन है, इस पे तो कोई डिवाइडेड ओपिनियन नहीं है। इनकी करप्शन के ऊपर, इनकी पुअर गवर्नेंस के ऊपर, इनकी नाअहलियत के ऊपर ये दिखा दें कौम को कि इन्होंने 4.5 साल में एक इदारा था जो बेचारा पिसा हुआ था उसको उठा के खड़ा कर दिया, सारे चलते हुए इदारों को ठप कर दिया। मतलब ये कंबाइंड ओपिनियन है, ये तो सारी दुनिया की ओपिनियन, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की भी, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की करप्ट तरीन गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की। अब ये अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये एक शहीद बनना चाह रहे हैं दोबारा से, पॉलिटिकल मार्टर्स। वो ये नहीं होगा इंशाल्लाह, कोई नहीं आ रहा इनको लेने। ये अपना टाइम पूरा करें, आप लोग जाए कौन के पास और कौन हिसाब इनसे ले। बढ़िया, हम नहीं बनना चाह रहे, लेकिन ये लोग कह के हमें इतना मजबूर बना देंगे कि हम बात नहीं करते हैं। आप अपना टाइम पूरा करें। मुझे बताएं कि फिर आपकी इन बातों का मकसद क्या है? ये जो जिस किस्म के बयानात दिए जाते हैं तवात्र के साथ, पहले वो सिर्फ सिंध असेंबली से आते थे, अब वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट से भी आना शुरू हो गए, इसका मकसद क्या है? क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए फरिया, मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली कि मैं अपने किसी भी कुलीग की तर्जुमान नहीं हूँ, वो जाने और वो जो बात करते हैं वो उसके जिम्मेदार। अपनी पार्टी की तर्जुमान, मैंने ऐसी कोई बात की पार्टी में कभी मैं अपनी पार्टी की तर्जुमान हूँ की बात, और मेरी बात सुने, मैं तर्जुमानी कर सकती हूँ अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन की, मैं प्राइम मिनिस्टर की कर सकती हूँ और मैं चीफ मिनिस्टर की कर सकती हूँ। तीनों की तरफ से अगर आपने कोई नाजेबा अल्फाज या नाशाइस्ता अल्फाज सुप्रीम कोर्ट या खिलाफ सुनी हो तो आप मेरा गिरबान पकड़ लें। हमेशा ये पीपल्स पार्टी के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने हमेशा मेंटेन किया है कि मदलिया का एहतराम करते हैं और आखिरी दम तक। मैं आपके अल्फाज पे आ जाती हूँ जो आपने अभी शो में पिछले 20 मिनट में दिया। आपने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब की पार्टी के केसेस नहीं खुलते, आपकी पार्टी के खुलते हैं। कहा आपने कहा कि डिवाइडेड ओपिनियन है, ये भी कहा आपने, कहीं ना बात है। एक सुन लीजिए ना, तो ये हकीकत है ना। ठीक है, अगर मैं ये बात कह रही हूँ, मैंने ये बात नहीं की कि राना सनाउल्लाह साहब की पार्टी के मुकदमात नहीं खुलते। मैंने ये कहा कि जो लाखों मुकदमात इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में जेर समाअत हैं वो नहीं लगते हैं। उसमें मैंने असगर खान पटिशन का भी नाम लिया, वकला तशद्दुद केस भी है, बहुत सारे मुकदमात हैं। अब एक लंबी फहरिस्त तो मैं अपने साथ यहाँ, जो अखबारात, जो टेलीविजन चैनल्स पे एनालिस्ट और राइटर्स लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, भाई मैं उनकी बात कर रही हूँ। दूसरे इदारों की जरूरत है, जुडिशरी में भी जरूरत है कि इम्प्रूवमेंट हो। नो वन इज सेइंग कि जुडिशरी परफेक्ट है, मगर जो केसेस पैरामाउंट इंटरेस्ट के हैं पाकिस्तान के, जैसे एनआरओ का केस था, एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है। ये वो केस है जो हमारे करप्शन के खिलाफ है और पाकिस्तान को जो नासूर करप्शन का कहा रहा है, सबसे पहले वो चीज अटेंड होनी चाहिए जो कि कोर्ट करने की कोशिश कर रही है। करेंगे और भी केसेस को करप्शन के खुलने चाहिए। हमने दे दिया हक कोर्ट का कौन से केस को देनी है, फिर उसमें सवाल कैसा? जावेद साहब, एक बात ये मैडम कह रही है कि वो इस पे नहीं मुत्तफिक, लेकिन इनकी पार्टी के अक्सर लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केसेस नहीं खुलते। अभी इन्होंने भी असगर खान का नाम ले दिया, वो हालांकि चल रहा है पिटीशन। मैंने आज काफी रिसर्च करने की कोशिश की, कौन से केसेस हैं, किसी पार्टी की साइड नहीं लेनी, सिर्फ फैक्ट्स की बात करें। आज भी साहिवाल वाला केस में उन्होंने आईजी पंजाब को बुला लिया है। असातिज़ा का केस है स्कूल का, उसमें उन्होंने कहा कि बुला ला उनको। जो केस तो केस चले, 2-3 केसेस की ये बात करते हैं। एक तो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है एक स्टे ऑर्डर के ऊपर इस वक्त तक वो, आपको याद होगा चीफ जस्टिस ने कहा था ले आओ जो ऑर्डर है, लेकिन ये कोर्ट बार बार इसको करते
एक ये जो मेहरान बैंक स्कैंडल है जिसमें कहा जाता है कि सियासतदानों ने पैसे लिए, जिनमें मुस्लिम लीग नून के लोगों का नाम भी है, उसके बारे में भी ये कहते हैं, और इस तरह की कई चीज़ें ये कोट करते हैं। इन्होंने ये कहा कि जी मैं किसी की तर्जमान नहीं हूँ। वक्फा लेते हैं मगर जाते जाते तहरीक तालिबान ने अगरचे इमरान खान को कत्ल की धमकी देकर तहरीक इंसाफ की सफों में खौफ फैलाने की कोशिश की थी, मगर चंद ही घंटों के बाद तालिबान के तर्जुमान एहसान ने यह वजाहत जारी कर दी है कि उन्होंने अमेरिकी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में ये नहीं कहा कि वो इमरान खान को कत्ल करने जा रहे हैं। ताहिम वो इस बयान पर कायम है कि तहरीक तालिबान को ना तो इमरान खान से हमदर्दी है और ना ही उन्हें इमरान खान की हमदर्दी दरकार है। उनके मुताबिक इमरान खान खुद को लिबरल कहते हैं और तालिबान की नजर में लिबरल काफिर है। उन्होंने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की शूरा ये फैसला करेगी कि इमरान खान का किया जाए और इस फैसले का ऐलान इमरान खान के दौरे से एक हफ्ते कबल किया जाएगा। आप जानते हैं इमरान खान ने ऐलान किया कि वो वजीरिस्तान न सिर्फ खुद जाएंगे बल्कि अपनी पार्टी के बहुत से मेंबर्स और फॉरेन NGOs को लेकर भी जाएंगे। वक्फा लेते हैं, उसके बाद बात होगी। कीप वॉचिंग इट विद फरिया अजीज। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मेथड के साथ मुसलसल अदलिया के ऊपर हमला कर रही है या वाकई ओपिनियन डिवाइडेड है। लेट्स गेट बैक टू द प्रोग्राम। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने बड़ा क्राफ्टिली ये एक डिज़ाइन किया है कि कुछ लोगों को आप अदलिया के ऊपर क्रिटिसिज्म के लिए छोड़ दें और फिर उनको डिसऑन कर दें। मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को इन्होंने वहाँ पे लॉन्च किया MQM के ख़िलाफ़ और उसके बाद वो खामोश हो गए, तो ये कुछ इनके ऐसे लोग हैं जो मेरा ख्याल है कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं कि ठीक है जी, जैसे आपके शो में उन्होंने कल कहा कि मुझे बुलाएं कोर्ट में, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं उनके खिलाफ अकेला कैंपेन चलाऊँगा। इसका मतलब है कि उनको एक आशीर्वाद हासिल है इनकी हाई कमांड की और मुख्तलिफ तरफ से ये आवाज़ें आ रही हैं और आप देखेंगी कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये आवाज़ें और बुलंद होंगी और कई लोग इसमें और भी शामिल होंगे जो इस तरह की बातें करेंगे और अदलिया को ये सवाल मैं आखिर में पूछूंगी कि लॉजिकल कंक्लूजन होगा क्या। ये मैं शमीला साहिबा से भी पूछा था, मगर राना सनाउल्लाह साहब आप ही मुझे बताइए, आपकी पार्टी के कौन से केसेस हैं जो खुलते नहीं, जो पीपल्स पार्टी बार बार शोर मचाते हैं इसके कुछ लोग कि आपके केसेस नहीं खुलते, कौन से केसेस हैं? देखें, बात यह है कि एक तो मेहरान बैंक स्कैंडल या ये जो कहा जाता है कि एजेंसियों ने पैसे जो है वो तकसीम किए थे। आप देखें ये केस जो है ये इन्होंने इस बात को मुतअद्दिद बार किया, लेकिन कभी ये कोर्ट में नहीं गए कि जी ये केस इतनी देर से पेंडिंग पड़ा है जो असगर खान साहब वाला, तो आप इसको जो है वो आप लगाएं। असगर खान साहब ने जो है वो पिटीशन दायर की तो वो केस लग गया। अब उस केस में जो इंक्वायरी हुई थी उस वक्त, वो इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है। अब गवर्नमेंट के पास वो इंक्वायरी रिपोर्ट आप ये दे नहीं रहे, ये कह रहे हैं जी हमें इंक्वायरी जो है वो मिल नहीं रही। अब वो अगर इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं मिलती और उससे केस डिले होता है या उसका कोई कंक्लूजन नहीं आता, फिर ये कहेंगे जी उसका कोई नतीजा जो है वो सामने नहीं आया। दूसरा इन्होंने कहा कि जी जो स्टे ऑर्डर है इसका पंजाब गवर्नमेंट स्टे पे चल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज जावेद इकबाल साहब ने एक दिन वो एक बेंच को जो है वो चेयर कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में कहा कि भी ये स्टे ऑर्डर कहाँ है, इसको लाओ। रजिस्ट्रार ने बकायदा इन राइटिंग रिपोर्ट की कि पंजाब गवर्नमेंट से मुतल्लिका कोई स्टे नहीं है। तो अब इसके अलावा हमें तो कोई केस नहीं नजर आता कि जो ये केस कहते हैं कि उसे चलाया जाए। अगर कोई केस इनकी नजर में है तो ये उसकी पिटीशन दायर करें या उसको सामने लेके आए, पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दें और वो केस जो है वो ठीक है। अगर वो इन केसेस से ज्यादा अहमियत का हामिल हुआ तो वो भी जो है वो एजेंडे के ऊपर आ जाएगा। ये खानेवाल का जो केस था जी, ये खानेवाल का जो केस था ये रिसेंट अकरेंस थी, इंपॉर्टेंस थी उसकी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सो मोटो हियरिंग नहीं की? उसमें पंजाब गवर्नमेंट को जो है वो पूरी तरह से आईजी पंजाब को बुला लिया उन्होंने, डे टू डे उन्होंने हियरिंग की और उन्होंने कहा कि आप तमाम लोगों के पास जो खिलाफ जो है वो एक्शन ले। वो हमने सारा कुछ किया जिस तरह से अदालत ने कहा। और साथ ही साथ सरगोदा के स्कूल का केस भी इस वक्त चल रहा है, वो आज मेरे ख्याल से उसकी हियरिंग हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि खवातीन असातिज़ा को 4000 तनख्वाह मिलती है जबकि दानिश स्कूल में 25000 तनख्वाह मिलती है। शमीला साहबा, पॉइंट ये है कि आप तो माशाल्लाह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो 3 साल की बच्ची के रेप के केस पे भी आप अपनी हुकूमत के ऑलमोस्ट अगेंस्ट उठ के चली गई थी। कोई केसेस ऐसे हैं तो बताइए कौन से केसेस हैं? फरिया, आप मुझसे बेहतर जानती हैं
रावलपिंडी की नैब कोर्ट के अंदर 3 इनके करप्शन के केसेस हैं। इत्तेफाक फाउंड्री एसेट वाला केस है जिसके ऊपर आप किसकी एहतसाब अदालतों की बात कर रही हैं? अब आप मुझे पूरी बात कंप्लीट ही नहीं करने देती हैं। एहतसाब अदालत ये बता दें मुझे, एहतसाब अदालत किसके अंडर है? पहले मुझे सवाल का जो आपने पहले किया उसका जवाब तो नहीं दिया। सवाल का अच्छा बताएं। अगर पूरा सुन लेंगी तो शायद सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए। उसमें ये जाके स्टे ऑर्डर ले आए हाई कोर्ट से। अब नैब ने दरख्वास्त दी है कि जनाब ये आप रेफरेंसेस खोलें, और नैब ने ये भी कहा कि आप बुलाएं इन लोगों को। तो नैब के जज साहब ये फरमाते हैं कि जी वो पब्लिक फिगर्स हैं, हम उनको अभी नहीं बुला सकते। तो भाई हम भी पब्लिक फिगर्स हैं, वजीर आजम भी पब्लिक फिगर हैं, रहमान मलिक भी पब्लिक फिगर हैं, जनाब हमें सही तारीफ पब्लिक फिगर जी। वैसे जब नैब पे इस्लाम उठाते हैं तो आपको बुरा लगता है? जी ना, एक सेकेंड बात सुने राणा साहब, सुनिए इस केस का जवाब ये है। एक मिनट जवाब दे दें, आपके पास वापस आ जाते हैं उनको, अब वो बात का जवाब देना चाह रहे हैं ना। जी राणा साहब, फिर मैं आपके पास आ रही हूं। इसमें फ्रिया जो शर्मिला फारूकी साहबा बात कर रही है ना, ये नैब के रेफरेंसेस की, ये दरअसल जो इत्तफाक फाउंड्री है, इत्तफाक फाउंड्री में मियाँ साहबान के जो बुजुर्ग थे, गालबन वो 6-7 भाई थे, और उनका इत्तफाक फाउंड्री को आपस में तकसीम करने और उसके ऊपर जो वाजिबुल अदा कर्जा अदा करना था उसको अदा करने का जो है वो आपस में उनका यानी फैमिली डिस्प्यूट हुआ, और उनका ये मौक़िफ़ था कि जो इत्तफाक फाउंड्री के एसेट्स हैं उन एसेट्स के अगेंस्ट जो बैंक का लोन है उसको एडजस्ट कर दिया जाए। यानी वो ना तो वो एक फैमिली डिस्प्यूट है, उसमें ना तो कोई नैब की जो है वो इन्वेस्टिगेशन का या रेफरेंस का मामला है, और ना ही उसमें किसी किस्म का कोई जो है वो सरकारी रकम इन्वॉल्व है, मास है इसके कि बैंक की रकम इन्वॉल्व है, और इत्तफाक फाउंड्री के एसेट जो हैं वो आज उस बैंक की अमाउंट से तकरीबन जो है वो 10 गुना है। तो ये उनका फैमिली डिस्प्यूट है, ये उसको करप्शन के रेफरेंस कह रहे हैं। लेकिन चले ये रेफरेंस वो अगर करप्शन के चलाने चाहते हैं तो चला लेंगे, नैब कोर्ट जो है उनको देख ले जी। और नैब कोर्ट ने जब बुलाया है तो बकायदा शेख अकरम साहब बतौर वकील के वहां पे पेश हुए हैं। वो जिस तरह इन पर्सन वो बुलाएंगे तो इन पर्सन भी चले जाएंगे। भाई हमारे भी वकील ही जाते हैं, लेकिन फिर वकील के क्लाइंट को भी बुलाया जाता है। वो तो उनका फैमिली डिस्प्यूट है। एक मिनट कौन दे रही है जी? फौजी साहब की बात। 4 साल हो गए इस हुकूमत को, इन्हीं के नैब के जो हैं फसी बुखारी साहब, उन्होंने ये कहा कि सदर साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जी पॉलिटिकल लीडर्स के केसेस ना खोले। क्यों नहीं खोले आपने 4 साल के रेफरेंसेस? ये बताएं आज कैसे याद आया? खोले। हम तो चाहते हैं सबकी करप्शन सामने आए, जिसने पाकिस्तान के साथ में पाकिस्तान के फंड्स लूटे हैं या करप्शन की है, उन सब के केसेस सामने आने चाहिए। जी शर्मिला साहिबा, आप लोग तो खुद कहते हैं कि नहीं केसेस खोले, क्यों नहीं खोलने केसेस? ठीक है, देखिए सदर साहब ने बिल्कुल कहा था कि हम किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अब वक्त ये आ गया है कि जो इतनी जो एक भरमार शोर हंगामा फसाद बर्पा किया हुआ है, करप्शन करप्शन करप्शन, तो अक्रॉस द बोर्ड एक अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस होना चाहिए। उसमें सब आएंगे, चाहे आप हो, मैं हूँ, नवाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब हो, मौलाना फजल रहमान हो, एवरीबडी। तो ये अब चीजें आप भूल जाएं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा मैं आपको बताती हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपको याद होगा वो जो सारे लोन्स माफ किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी वो लिस्ट ले आओ 72 से कि जिसने इस पाकिस्तान में अपने जो कर्जे माफ करे हुए हैं, उस मुकदमे का क्या हुआ? उस मुकदमे का वो अगर जो ठीक है मुझे बताएं ना जी साहब, अगर उसकी प्रोसीडिंग होती तो सब आ जाते हैं ना, तेरी मेरी जमात हम सबके, ये 4-5 अरब रुपए जो छोटी मोटी रकम है ये सब भूल जाएंगे। अरबों खरबों रुपए के मुकदमात हैं, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जी 72 से लिस्ट ले आओ, उसको क्यों नहीं डे टू डे चला रहे? अच्छा मुझे बता दें, वजीर आजम पेश होंगे? देखिए पीपल्स पार्टी वो जमात है जो धावा नहीं बोलती सुप्रीम कोर्ट। हमारी तारीख और हमारी क्रेडिबिलिटी ये है कि हमने सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया, जजों को मारा पीटा नहीं। अगर ये लॉन्ग मार्च होता है तो फिर आपकी पार्टी क्या करेगी? देखें फरिया, मैं ये समझती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो सही फैसला था, नथिंग हैज चेंज्ड, और इनके ऊपर बिल्कुल लाजिम है कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसको ये लोग इम्प्लीमेंट करें, और नहीं करेंगे तो इट्स नॉट गुड फॉर द कंट्री। सर आपने लिखा है फिल्म का ट्रेलर, जरा बता दें फिल्म में क्या होने वाला है?
फिल्म में जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो है उसको सेक्रीफाइस करने से पहले कोई एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे और मलाइन करेंगे कि ये सारा कुछ जो है बाइस्ड है, और ये देखें ये दूसरा कह के भी गए करके कह के गए, और ये कि ये देखें हमारा दूसरा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है उसको जो है सजा दी जा रही है, और मुंतखब वजीर आजम जो है, और ये जो अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ताकत का एक और मरकज बन गया जिसको हम रेजिस्ट करेंगे। ये भी अवान सदर की मीटिंग में तय हुआ है कि वो एक पावर सेंटर है, हम इसको रेजिस्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक लड़ाई और एक मुखासमत और एक कश्मकश जो है वो जरूर हो। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे प्रोग्राम में आए, और यकीनन हम चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे यकीनन जो सबसे ज्यादा जस्टिस ही शुड प्रिवेल, और होना भी ये चाहिए जैसा कि कहा गया कि जब तक जिस माशरे में जस्टिस कायम रहता है वही माशरा तरक्की करता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि माशरे का बैलेंस इंतहाई जरूरी है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेज टॉपिक? राइट टू मी ऑन माई ईमेल अकाउंट, और फेसबुक पे आप मुझे मैसेज लिख सकते हैं या मैं ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट कर सकते हैं। मगर जाते जाते अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने के हवाले से हम आपको मुख्तलिफ स्नैपेट्स दिखा रहे हैं। आज भी देखिए, जश्न आज़ादी आने वाली है, उसकी तैयारी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन, ओ जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। हर पल तेरी अजमत के अफसाने दोहराएंगे, जब तक भी हम जिंदा हैं गीत तेरी ही गाएंगे। तेरी अमानत है, तेरी अमानत है मेरा फन, हो जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए।